बिहार की धरती जब हम इस नाम को सुनते हैं तो ये सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं लगता। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां बड़े बड़े साम्राज्य बने, नए विचार जन्मे। और जिसने सही कहूं तो पूरे भारत की दिशा ही तय कर दी। बिल्कुल। और आज की हमारी पड़ताल इसी ऐतिहासिक जमीन की गहराइयों में उतरेगी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उस दौर में ले जाते हैं जब यहाँ पाषाण युग के निशान मिल रहे थे। और फिर देखते ही देखते मगध जैसा शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा हो गया। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ। आखिर इस जमीन में ऐसा क्या खास था कि यहीं पर भारत का पहला महान साम्राज्य बना, और क्यों इसी उथल पुथल के बीच दुनिया को बदलने वाले दो महान धर्मों ने जन्म लिया। चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। जब हम बिहार में इंसान के पहले कदमों की बात करते हैं तो हम कितना पीछे जा सकते हैं? हम बहुत पीछे जा सकते हैं, मतलब पाषाण युग तक। मुंगेर और नालंदा जैसे इलाकों से हमें पत्थर के वो शुरुआती औजार मिले हैं जो बताते हैं कि यहाँ के पहले निवासी शिकारी थे। शिकारी? हाँ, लेकिन असली मोड़ तब आया जिसे हम नवपाषाण काल कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्या बदला उस दौर में? सब कुछ बदल गया। सारण के चिरांद जैसी जगहों से हमें सिर्फ पत्थर के ही नहीं बल्कि हड्डी के बने हुए बहुत उन्नत किस्म के औजार मिले हैं। हड्डी के? हाँ, वो भी उन्नत? हाँ बिल्कुल। और ये इस बात का सबूत है कि इंसान ने शिकार छोड़कर खेती और पशुपालन शुरू कर दिया था। वो एक जगह बसकर गांव बना रहे थे। ये एक शिकारी से किसान बनने की कहानी है, एक स्थायी समाज की शुरुआत। यानी एक तरह से बिहार में सभ्यता की नींव इसी दौर में पड़ी। लेकिन मैंने सुना है कि शुरुआती वैदिक ग्रंथों में इस इलाके का जिक्र कुछ बहुत अच्छे ढंग से नहीं किया गया है। आपने एकदम सही पकड़ा। हाँ, ऋग्वेद में इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है और यहाँ के लोगों को आर्य संस्कृति से मतलब बाहर का माना गया है। कीकट, हाँ। और बाद के ग्रंथों में भी, जैसे अथर्ववेद में पहली बार जब मगध का नाम आता है तो यहाँ के लोगों को व्रात्य कहा गया है। व्रात्य, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब था वो लोग जो हमारे जैसे नहीं हैं, जो हमारे वैदिक रीति रिवाजों को नहीं मानते। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय यहाँ एक स्वतंत्र संस्कृति फल फूल रही थी जो आर्य प्रभाव से काफी हद तक अछूती थी। बिल्कुल। और शायद यही अलग पहचान आगे चलकर इसकी ताकत बनी। अच्छा। और ये ताकत हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बड़े धमाके के तौर पर दिखती है, जिसे हम महाजनपदों का दौर कहते हैं। महाजनपद? हाँ, लोहे के इस्तेमाल ने खेती को बदल दिया था। अब अनाज जरूरत से ज्यादा पैदा हो रहा था और इसी अतिरिक्त अनाज ने बड़े बड़े शहरों, सेनाओं और राज्यों को जन्म दिया। पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, लेकिन उनमें से 3 पावर सेंटर वो बिहार में ही थे, अंग, वज्जी और मगध। हाँ, ये तीनों एक दूसरे से कितने अलग थे? जमीन आसमान का फर्क था। अंग यानी आज का भागलपुर मुंगेर एक अमीर व्यापारिक केंद्र था। उसकी राजधानी थी चंपा। वो लोग पैसे बनाने में माहिर थे। ओके, तो एक ट्रेडिंग हब। हाँ, और दूसरी तरफ था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। और ये सबसे अनोखा था। अनोखा कैसे? ये एक गणराज्य था। एक मिनट, आप कह रही हैं कि उस जमाने में गणराज्य था? मतलब कोई एक राजा नहीं बल्कि एक सभा मिलकर फैसले लेती थी? बिल्कुल। ये उस दौर के हिसाब से बहुत कामयाब और प्रगतिशील था। वज्जी असल में 8 कुलों का एक संघ था जिसमें लिच्छवी सबसे ताकतवर थे। ये तो आज के लोकतंत्र जैसा लगता है। एक तरह से हाँ। उनकी ताकत किसी एक राजा की सनक में नहीं बल्कि उनकी एकता और साथ मिलकर फैसला लेने की क्षमता में थी। इसे तोड़ना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। तो एक तरफ व्यापारिक अंग, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक वज्जी, और फिर तीसरा खिलाड़ी मगध जो इन सबसे आगे निकल गया। मगध के पास ऐसा क्या था जो बाकियों के पास नहीं था? मगध के पास एक परफेक्ट स्टॉर्म था। सोचिए, उसकी पहली राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक किला थी। उसे जीतना लगभग नामुमकिन था। सही बात है। जमीन इतनी उपजाऊ थी कि सेना और प्रशासन के खर्चों की कोई चिंता ही नहीं थी। पास में ही छोटा नागपुर का पठार था जहां से लोहा और तांबा जैसे खनिज मिलते थे जिनसे बेहतरीन हथियार बनते थे। और गंगा नदी? बिल्कुल। गंगा नदी जो व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए किसी नेशनल हाईवे से कम नहीं थी। किस्मत ने मानो इस जगह को साम्राज्य बनने के लिए ही चुना था। तो मगध के पास सारे सही पत्ते थे, लेकिन इन पत्तों को सही ढंग से खेलने वाले खिलाड़ी कौन थे?
वो कौन से राजवंश थे जिन्होंने इस संभावना को हकीकत में बदला? इसकी शुरुआत होती है हर्यक वंश से। इस वंश ने मगध को एक लॉन्च पैड दिया। इसका संस्थापक बिंबिसार एक बहुत ही चतुर शासक था। चतुर कैसे? उसने समझा कि सिर्फ जंग से काम नहीं चलेगा। उसने कोसल, लिच्छवी और मद्र जैसे बड़े घरानों में शादी करके दोस्त बनाए। अच्छा, कूटनीति। हाँ, कोसल की राजकुमारी से शादी में तो उसे दहेज में काशी का पूरा इलाका मिल गया। यानी उसने कूटनीति और शादी ब्याह से अपना दबदबा बनाया। लेकिन उसके बेटे अजातशत्रु का तरीका है वो तो बिल्कुल अलग था। बिल्कुल, एक क्लासिक पिता पुत्र की कहानी। बिंबिसार ने जहां गठजोड़ से साम्राज्य बनाया, वहीं अजातशत्रु ने तलवार के दम पर उसका विस्तार किया। उसने तो अपने पिता की हत्या करके गद्दी छीनी थी। हाँ, और फिर एक लंबी लड़ाई के बाद वज्जी संघ जैसे शक्तिशाली गणराज्य को भी हरा दिया। वो बेहद आक्रामक और महत्वाकांक्षी था। और शायद इसीलिए बौद्ध धर्म की तरफ उसका झुकाव हुआ। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति मतलब पहली बड़ी कॉन्फ्रेंस उसी ने राजगृह में करवाई थी। हाँ, शायद अपने जीवन के आखिरी दौर में उसे शांति की तलाश थी। इसी संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को 2 किताबों में सहेजा गया। सुत्त पिटक, जिसमें उनकी मूल बातें और कहानियां थी, और विनय पिटक, सही, जो बौद्ध संघ के भिक्षुओं के लिए एक तरह से नियमों की किताब थी। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। क्या उन्होंने मगध की कहानी को आगे बढ़ाया? उन्होंने कहानी को एक नई दिशा दी। शिशुनाग वंश का सबसे बड़ा काम था मगध को पश्चिम भारत के व्यापार मार्गों से जोड़ना। उन्होंने अवंती के शक्तिशाली राज्य को हराया, जो उस समय एक बहुत बड़ी जीत थी। इससे तो मगध का नियंत्रण पूरे मध्य भारत पर हो गया होगा। बिल्कुल। और फिर आते हैं नंदवंश, जिन्हें भारत का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। महापद्मनंद, नाम तो बहुत खूंखार लगता है। महापद्मनंद एक बेहद ताकतवर और हाँ, क्रूर शासक था। उसे सर्वक्षत्रांतक जैसा टाइटल मिला। सर्वक्षत्रांतक? जी हाँ, जिसका मतलब था सारे क्षत्रियों का अंत करने वाला। इससे अंदाजा लगता है कि उसने पुराने राजवंशों को कितनी बेरहमी से खत्म करके एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया होगा। उसने कलिंग तक को जीत लिया था। हाँ, और इसी वंश के आखिरी राजा घनानंद के अहंकार ने ही उसके अंत की कहानी लिख दी। हाँ, वो अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर था। इतना कि जब सिकंदर की सेना ने भारत पर हमला किया तो वो भी मगध की विशाल सेना का नाम सुनकर व्यास नदी से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकी। लेकिन घनानंद ने अपने ही देश के एक विद्वान चाणक्य का अपमान कर दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसी अपमान की आग ने चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म दिया, जिसने नंद वंश का नाश करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये सचमुच हैरान करने वाली बात है। एक तरफ तलवारें चल रही थीं, साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी, पिता की हत्या हो रही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बिहार की धरती पर एक और क्रांति हो रही थी, विचारों की क्रांति। बिल्कुल सही। लोग जिंदगी के बड़े सवालों के नए जवाब ढूंढ रहे थे। क्यों? क्या जरूरत थी? देखिए, उस समय समाज में वैदिक कर्मकांड बहुत जटिल और खर्चीले हो गए थे। एक आम इंसान उनसे खुद को जोड़ नहीं पा रहा था। इसी माहौल में 2 राजकुमारों ने एक नया रास्ता दिखाया। पहले थे महावीर स्वामी, जिनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। उन्होंने जैन धर्म को एक नया आकार दिया। हाँ, उन्होंने 30 साल की उम्र में राजपाट त्याग दिया और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान मिला। और उनके 5 सिद्धांत थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा न करना और ब्रह्मचर्य। ये सिद्धांत इतने सरल और व्यावहारिक थे कि आम लोग उनसे जुड़ गए और उनकी मृत्यु भी बिहार में ही पावापुरी में हुई। और दूसरे राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध कहलाए। उनका तो बिहार से और भी गहरा नाता है। बौद्ध धर्म की तो आत्मा ही बिहार में बसती है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई। वो जगह आज भी पूरी दुनिया के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। बिल्कुल। तो ये सारी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? मतलब पाटलिपुत्र कितना भव्य रहा होगा, सदियों तक भारत की राजधानी रहा। हमारे पास इसका कोई आई विटनेस अकाउंट है क्या? हमारे पास है, और वो कमाल का है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, मेगास्थनीज। हाँ, उसने इंडिका नाम की एक किताब लिखी। वो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहता है और बताता है कि ये भारत का सबसे बड़ा शहर था। अच्छा। उसने यहाँ के लकड़ी से बने विशाल राजमहलों का जिक्र किया है,
जो इतने शानदार थे कि उसे यकीन नहीं हुआ कि ये इंसानों ने बनाए हैं। वाह। उसने शहर के प्रशासन की भी तारीफ की है कि कैसे शहर को चलाने के लिए 30 सदस्यों की एक कमेटी होती थी। तो उस जमाने में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसा कुछ? आप कह सकते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ना वैसा ही है जैसे उस जमाने का टाइम कैप्सूल खोलना। तो मतलब उस समय बिहार में सिर्फ राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास ही नहीं हो रहा था, बल्कि शहरी नियोजन और प्रशासन भी बहुत उन्नत था। निश्चित रूप से। और इसका एक और सबूत हमें सम्राट अशोक से मिलता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया, पर हमें कैसे पता कि वो अपने धम्म यानी नैतिक सिद्धांतों को लेके इतना गंभीर था? उनके शिलालेखों और स्तंभ लेखों से। बिल्कुल। बिहार में लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा जैसी जगहों पर आज भी अशोक के स्तंभ खड़े हैं। इन पर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उसके संदेश खुदे हुए हैं। ये तो एक तरह से पत्थर पर लिखे गए सरकारी आदेश और पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट थे। सही कहा, जो सीधे राजा की तरफ से जनता के लिए थे। वो हमें बताते हैं कि एक राजा अपनी प्रजा के लिए कैसा महसूस करता था। ये इतिहास के सबसे सीधे और सच्चे गवाह हैं। तो कुल मिलाकर बिहार का प्राचीन इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये विचारों के जन्म, साम्राज्यों के निर्माण और एक ऐसी संस्कृति के विकास की कहानी है जिसने पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये एक ऐसा केंद्र था जहां से शक्ति, ज्ञान और शांति की धाराएं पूरे भारत और फिर दुनिया में फैली। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। आज के बिहार को देखते हुए ये कल्पना करना कितना अद्भुत है कि कैसे इसी भूमि ने कभी भारत की राजनीतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक नियति को आकार दिया था। वो तत्व, चाहे वो सिस्टम बनाने की क्षमता हो, ज्ञान की गहरी खोज हो या फिर स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने का साहस, क्या वो आज भी किसी न किसी रूप में यहाँ की मिट्टी में मौजूद हैं? और हमने एक तरह से ट्रेलर देखा था, आज पूरी फिल्म है। और ये फिल्म सिर्फ राजाओं और तारीखों की नहीं, बल्कि इस सवाल की है कि आखिर वो क्या बात थी जिसने बिहार की धरती पर भारत के पहले महान साम्राज्य को जन्म दिया। यही आज का हमारा मिशन है। हम वक्त में पीछे जाएंगे, उस धुंध भरे दौर में जब इंसान ने यहाँ पहली बार पत्थर के औजार बनाए, और वहां से कहानी को खींच कर लाएंगे भारत के पहले साम्राज्य मगध के उदय तक। हाँ, हम देखेंगे कि छोटे छोटे कबीले महाजनपदों में कैसे बदले और फिर कैसे उन महाजनपदों की दौड़ में मगध चैंपियन बनकर उभरा। और ये समझने के लिए हम जमीन के नीचे दबे सबूतों से लेकर विदेशी यात्रियों की डायरियों तक हर चीज को खंगालेंगे। ये कहानी है भूगोल की, राजनीति की, महत्वाकांक्षा की और उन चंद लोगों की जिन्होंने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर इंसान की कहानी शुरू होती है, अपनी मौजूदगी के पहले निशान छोड़ने से। पूर्व ऐतिहासिक बिहार, मतलब वो समय जब लिखने पढ़ने का कोई रिवाज नहीं था। उस वक्त की तस्वीर कैसी थी? देखिए, स्रोत बताते हैं कि मुंगेर और नालंदा जैसी जगहों पर 40,000 साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। ये प्राचीन प्रस्तर युग था। मतलब जब इंसान पूरी तरह से एक शिकारी था और बस खाना इकट्ठा करता था। बिल्कुल। और ये हजारों साल तक चला। फिर धीरे धीरे एक बदलाव आता है जिसे हम मध्य प्रस्तर युग कहते हैं। मुंगेर से ही हमें कुछ अलग तरह के औजार मिलते हैं, छोटे, ज्यादा तेज। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है ना, इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं रहा। सही कहा, वो जानवरों को पालना भी सीख गया था। ये एक जगह टिककर बसने की तरफ पहला छोटा कदम था। और फिर जो हुआ वो एक क्रांति से कम नहीं था। नवप्रस्तर युग में, खासकर सारण के चिरांद और वैशाली के चेचर में। हाँ, वहां हमें पहली बार खेती और स्थायी गांवों के पक्के सबूत मिलते हैं। सोचिए, जो इंसान हजारों साल से खाने के लिए भटक रहा था, अब वो अपना खाना खुद उगा रहा था। ये तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव रहा होगा। बिल्कुल। जब पेट भरने की चिंता कम होती है, तभी दिमाग कला और संस्कृति की तरफ जाता है। और इसका सबूत हमें मिलता है ताम्रप्रस्तर युग में, जब पत्थर के साथ तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ। हाँ, चिरांद और सोनपुर जैसी जगहों से काले और लाल रंग के बेहद खूबसूरत मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये सिर्फ बर्तन नहीं थे, मतलब ये एक व्यवस्थित और तरक्की कर रही सभ्यता का संकेत थे। मतलब शिकार से खेती और फिर एक व्यवस्थित समाज की तरफ का सफर। लेकिन असली तूफान तो तब आया जब लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास पूर्वी भारत में एक नई चीज का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। लोहा गेम चेंजर था। लोहे के मजबूत हल से गंगा के मैदानों की सख्त जमीन को जोतना आसान हो गया।
घने जंगलों को साफ किया जा सका। नतीजा, खेती में जबरदस्त उछाल। और जब अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा तो व्यापार बढ़ा, शहर बसने लगे और समाज ज्यादा जटिल हो गया। यहीं से हम ऐतिहासिक काल में कदम रखते हैं। और पहली बार हमें लिखित ग्रंथों में इस इलाके का जिक्र मिलना शुरू होता है। शतपथ ब्राह्मण में इसे विदेह कहा गया है। और अथर्ववेद में पहली बार 2 शब्द आते हैं जो आने वाली सदियों तक गूंजने वाले थे, मगध और अंग। अब हमारे पास सिर्फ पत्थर के औजार या मिट्टी के बर्तन नहीं हैं, बल्कि कहानियां हैं, ग्रंथ हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हाँ, वो हमें सीधे तौर पर मौर्य काल की राजनीति और शासन व्यवस्था की जानकारी देता है। लेकिन उस दौर का समाज कैसा था, इसके लिए हमें विद्यापति जैसे कवियों की रचनाओं को देखना पड़ता है। इन सब के अलावा जमीन के नीचे दबे सबूत तो हैं ही। पटना के पास कुम्हरार में जब खुदाई हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल राजमहल के खंभों के अवशेष मिले। सोचकर ही हैरानी होती है कि आज हम जिस जमीन पर चल रहे हैं उसके नीचे इतिहास की कितनी परतें दबी हुई हैं। और इन परतों को खोलने का बहुत बड़ा श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे पुरातत्वविदों को जाता है। बिल्कुल, उन्होंने 19वीं सदी में बिहार के प्राचीन स्थलों जैसे केसरिया स्तूप और बराबर की गुफाओं को दुनिया के सामने रखा। ये लोग एक तरह से इतिहास के जासूस थे। मुझे तो सबसे दिलचस्प स्रोत विदेशी यात्रियों के सफरनामे लगते हैं। ये एक तरह से उस जमाने के टाइम कैप्सूल हैं। सही बात है। कोई बाहर से आता है और वो उन चीजों को भी नोटिस करता है जो यहाँ के लोगों के लिए शायद आम बात हो। जैसे मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हाँ, एक यूनानी राजदूत। उसने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र का जो वर्णन किया है वो कमाल का है। वो लिखता है कि ये एक विशाल शहर था जिसके चारों तरफ लकड़ी की दीवार थी, जिसमें 570 टावर और 64 गेट थे। मतलब पाटलिपुत्र सिर्फ एक राजधानी नहीं, एक किलाबंद महानगर था। बिल्कुल। और फिर सदियों बाद चीनी यात्री आते हैं, फाहियान और रेनसांग। वो यहाँ बौद्ध धर्म के ज्ञान की तलाश में आए थे। ह्वेनसांग ने तो नालंदा महाविहार में पढ़ाई भी की थी। हाँ, और अपनी किताब CU की में नालंदा का जो वर्णन किया है वो किसी सपने जैसा लगता है। हजारों छात्र, सैकड़ों शिक्षक, एक विशाल पुस्तकालय। एक कहानी है कि जब वो यहाँ से वापस जा रहे थे तो उनके पास इतनी किताबें और ज्ञान की सामग्री थी कि उसका वजन बहुत ज्यादा था और ज्ञान के इस बोझ को देखकर वो भावुक हो गए थे। ये वृत्तांत अमूल्य है। ये हमें बताते हैं कि उस दौर में बिहार सिर्फ राजनीतिक शक्ति का केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी एक ग्लोबल हब था। तो ये तो हुई वो खिड़कियां जिनसे हम अतीत में झांकते हैं, लेकिन इन खिड़कियों से हमें कहानी क्या दिखती है? कहानी है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक छोटे छोटे कबीलाई इलाकों का महाजनपदों में बदलना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय हमें बताता है कि उस समय पूरे भारत में ऐसे 16 महाजनपद थे और इनमें से 3 मगध, अंग और वज्जी आज के बिहार की भूमि पर थे। यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। इन तीनों में भी शासन का तरीका अलग अलग था। बिल्कुल, मगध और अंग में तो राजा का शासन था, मतलब राजतंत्र, लेकिन वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी, एक गणतंत्र था। ये उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी विचार था। हाँ, वज्जी दरअसल 8 कबीलों का एक संघ था, एक तरह की प्राचीन संसद जहां ये सारे कबीले मिलकर अपने फैसले लेते थे। तो इसे हराना किसी भी राजा के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। आप एक राजा को तो हरा सकते हैं, पर एक पूरे संगठित संघ को तोड़ना आसान नहीं। तो यहीं आकर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब 16 ताकतवर महाजनपद थे, तो आखिर मगध में ऐसा क्या खास था कि वही भारत की पहली महाशक्ति बना? और इस सवाल का जवाब हमें मिलना शुरू होता है मगध के पहले महत्वपूर्ण राजवंश हर्यक वंश की कहानी से। वैसे तो पुराणों में बृहद्रथ का जिक्र है, लेकिन मगध के असली गौरव की कहानी शुरू होती है बिंबिसार के साथ। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व। उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई, जो आज का राजगीर है। ये एक शानदार चुनाव था। बिल्कुल, शहर 5 पहाड़ियों से घिरा था, जो इसे एक प्राकृतिक किला बनाता था। लेकिन बिंबिसार की असली ताकत सिर्फ पहाड़ों में नहीं, उनके दिमाग में थी। मतलब उनकी कूटनीति में? हाँ, उन्होंने समझा कि हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती। उन्होंने शादियों के जरिए एक ऐसी स्मार्ट डिप्लोमेसी की जो आज भी हैरान करती है। उन्होंने कौशल, लिच्छवी और पंजाब के मद्र राजवंशों में शादी की। इसका नतीजा ये हुआ कि मगध के सबसे बड़े संभावित दुश्मन या तो दोस्त बन गए या रिश्तेदार। बिल्कुल, और ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी,
कौशल की राजकुमारी से शादी में उन्हें दहेज के तौर पर काशी का पूरा प्रांत मिला, जो उस समय कमाई का एक बड़ा केंद्र था। और जहां कूटनीति काम नहीं आई, वहां उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। सही, उन्होंने अपने पड़ोसी महाजनपद अंग पर हमला कर उसे जीत लिया। ये एक गेम चेंजर था। अंग को जीतने का मतलब था चंपा के बंदरगाह पर कब्जा करना। इससे मगध का समुद्री व्यापार पर सीधा नियंत्रण हो गया। लेकिन साम्राज्य की ये कहानी जितनी शानदार है, उतनी ही क्रूर भी। सत्ता का लालच। हाँ, वो रिश्तों पर भारी पड़ता है। कहा जाता है कि उनकी ही बेटे अजातशत्रु ने उन्हें कैद कर लिया और सिंहासन पर बैठ गया। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व। वो अपने पिता से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी और आक्रामक था। उसका एक ही सपना था, मगध को सबसे बड़ी ताकत बनाना। इसके लिए उसने वज्जी संघ को जीतने की ठान ली, जो उसके पिता भी नहीं कर पाए थे। लेकिन वज्जी को जीतना तो लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो अजातशत्रु ने ऐसा क्या किया? उसने दोहरी रणनीति अपनाई। पहला, उसने अपने एक मंत्री को वज्जी संघ में भेजा, जिसने कई साल लगाकर उनके कबीलों के बीच फूट डाली। और दूसरा, सैन्य तकनीक में इनोवेशन। उसने 2 नए हथियारों का इस्तेमाल किया, है ना? रथमूसल और महाशिलाकंटक। हाँ, ये नाम सुनने में बड़े भारी लगते हैं। तो ये थे क्या असल में? आप सोचिए, उस जमाने के टैंक और कैटपुल्ट। रथमूसल एक तरह का बख्तरबंद रथ था, जिसमें घूमने वाली गदा लगी होती थी, जो सेना को कुचलते हुए निकल जाता था। और महाशिलाकंटक एक ऐसी मशीन थी जो किलों की दीवारों को तोड़ने के लिए बड़े बड़े पत्थर फेंकती थी। इस नई तकनीक और फूट डालो राज करो की नीति से उसने आखिरकार वज्जी संघ को हरा दिया। बिल्कुल। अजातशत्रु के ही समय में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ। लेकिन हर्यक वंश की कहानी में एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था, जो अजातशत्रु के बेटे उदयन ने लाया। तय कर दिया। उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नए शहर की नींव रखी, पाटलिपुत्र। और राजधानी को राजगृह से यहाँ ले आया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल। राजगृह पहाड़ों से घिरा था तो सुरक्षित था, लेकिन पाटलिपुत्र 3 तरफ से नदियों से घिरा था, जो इसे एक जल दुर्ग यानी पानी का किला बनाता था। साथ ही ये नदियों के व्यापार मार्ग पर था, जिससे ये व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया। लेकिन इस वंश के अंतिम शासक नागदशक को उसी के एक मंत्री शिशुनाग ने हटाकर एक नए वंश की नींव रखी। और यहाँ से शुरू होता है शिशुनाग वंश का दौर। शिशुनाग ने वो काम किया जो मगध के लिए बहुत जरूरी था। हाँ, उसने अवंती राज्य को जीत लिया। अवंती मध्य भारत में था और मगध का लगभग 100 साल पुराना प्रतिद्वंदी था। इस जीत ने मगध के लिए पश्चिम भारत का रास्ता खोल दिया। उसके बाद उसका बेटा कालाशोक राजा बना। और कालाशोक के समय 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। एक, उसने राजधानी को स्थायी रूप से पाटलिपुत्र बना दिया, और दूसरा, उसी के शासन में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई। और फिर मगध की बागडोर उस वंश के हाथ में आई जिसने साम्राज्य शब्द को एक नया मतलब दिया, नंद वंश। इसका संस्थापक था महापद्मनंद, जिसे भारत का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। उसे पुराणों में सर्वक्षत्रांतक कहा गया है, मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। उसने एक राट की उपाधि ली, यानी एकमात्र सम्राट। उसने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर दिशा में मगध का विस्तार किया और कलिंग को भी जीता। इस वंश का आखिरी शासक था धनानंद, और ये वो वक्त था जब दुनिया में एक और तूफान उठ रहा था, सिकंदर। बिल्कुल। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। जब सिकंदर की सेना पंजाब तक पहुंची तो उन्हें खबर मिली कि आगे धनानंद का राज है, जिसकी सेना में लाखों सैनिक और हजारों जंगी हाथी हैं। और कहा जाता है कि नंदों की इसी विशाल सेना की खबर सुनकर सिकंदर के थके हुए सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से ही इनकार कर दिया था। सोचिए, एक भारतीय साम्राज्य की ताकत ने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को रोक दिया। लेकिन इतनी शक्ति के बावजूद धनानंद एक अत्याचारी और लालची शासक था। उसने जनता पर भारी टैक्स लगाए, जिससे लोग उससे नफरत करते थे। और इतिहास हमें यही सिखाता है, सत्ता सिर्फ सेना से नहीं चलती। जब शासक अलोकप्रिय हो जाता है तो उसकी नींव खोखली हो जाती है। और इसी खोखले नींव पर चोट की आचार्य चाणक्य ने। उन्होंने एक साधारण नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और धनानंद को उखाड़ फेंका। और इस तरह भारत के सबसे महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। तो ये थी बिहार की कहानी,
पत्थर के औजारों से शुरू होकर महाजनपदों का उदय, हर्यक वंश की कूटनीति और फिर नंद वंश के तहत भारत के पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना तक का सफर। ये यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे भूगोल, सही तकनीक और शासकों की महत्वाकांक्षा ने मिलकर मगध को इतिहास के केंद्र में ला खड़ा किया। बिंबिसार की दूरदर्शिता से लेकर धनानंद के अहंकार तक हर कहानी में आज के लिए भी कोई ना कोई सबक छपा है। और यहीं हम आज की इस गहरी पड़ताल को रोकते हैं, लेकिन सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर सिकंदर की सेना ने हिम्मत करके व्यास नदी पार कर ली होती और उसका सामना धनानंद की हाथियों वाली विशाल सेना से होता, तो उस महाटकराव का नतीजा क्या होता? क्या तब भी मौर्य साम्राज्य का उदय हो पाता या भारत का इतिहास कुछ और ही होता? इस विचार के साथ हम अगली बार मिलेंगे। बिहार के प्राचीन इतिहास की हमारी इस यात्रा की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज की चर्चा को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जब बिहार की जमीन सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं पूरे भारत के लिए सोच और सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र थी। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर दो जबरदस्त विचारधाराओं, जैन और बौद्ध धर्म, ने जन्म लिया और फिर यहीं से मौर्य साम्राज्य ने पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये सब कुछ एक ही समय और एक ही जगह पर क्यों हो रहा था। सही कहा। आज हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगासेनीज की इंडिका जैसी स्रोतों की मदद से इस पूरे दौर को समझने की कोशिश करेंगे। हम न सिर्फ ये जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि क्यों हुआ। ये जानकारी बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा ये हमें अपनी जड़ों को समझने में मदद करती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, जब गंगा के मैदानों में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। लोहे के औजारों से खेती में एक क्रांति आ गई थी। हाँ, और ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। पहली बार जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हो रहा था। अच्छा। इससे व्यापार बढ़ा, शहर बसे और वैश्य यानी व्यापारी वर्ग बहुत ताकतवर हो गया। लेकिन उस दौर के वैदिक धर्म में खर्चीले यज्ञ और कठोर जाति व्यवस्था थी, जो इस नए व्यापारी वर्ग को शायद पसंद नहीं आ रहे थे। बिल्कुल। उन्हें एक सरल, बराबरी वाला और अहिंसक रास्ता चाहिए था, जो उनके व्यापार के लिए भी अच्छा हो। और इसी सामाजिक मंथन के बीच से जैन और बौद्ध धर्म जैसी नई सोच का जन्म हुआ। तो सबसे पहले जैन धर्म की बात करते हैं, जिसकी जड़ें बिहार से बहुत गहरी जुड़ी हैं। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों का जिक्र है, जिन्होंने समय समय पर दुनिया को रास्ता दिखाया। पहले ऋषभदेव थे, लेकिन ऐतिहासिक रूप से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी सबसे अहम हैं। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे जी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना जी, और अपरिग्रह धन जमा न करना। और महावीर स्वामी ने इसमें एक 5वां सिद्धांत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। सही। महावीर का जीवन तो खुद में एक पूरी कहानी है जी। वो एक राजसी परिवार से थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया? यही सबसे बड़ा सवाल है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी। यानी वो जन्म से ही शासक वर्ग के थे। हाँ, उनका बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी शादी हुई, एक बेटी भी हुई, सब कुछ था उनके पास। लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने सच की खोज में घर छोड़ दिया। मतलब उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर कांटों भरा रास्ता चुना। बिल्कुल। अगले 12 साल उन्होंने कठोर तपस्या में बिताए और अंत में जुरुम्बिक गांव के पास रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान मिला। और इसके बाद वो वर्धमान से महावीर बन गए। हाँ, उन्हें जिन यानी अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी सभी बंधनों से मुक्त कहा गया। और उन्होंने अपना पहला उपदेश भी बिहार में ही दिया था। हाँ, राजगृह की वितुलाचल पहाड़ी पर। और 72 साल की उम्र में पावापुरी, जो आज नालंदा जिले में उनका निर्वाण हुआ। तो उनका पूरा जीवन एक तरह से बिहार की धरती से जुड़ा रहा। जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, उनमें त्रिरत्न का जिक्र आता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं। इन्हें आसानी से कैसे समझ सकते हैं? इसे एक यात्रा की तरह समझिए। सम्यक दर्शन है मंजिल पर पूरा यकीन होना कि हाँ, मुझे मोक्ष मिल सकता है। ठीक है। सम्यक ज्ञान है उस मंजिल तक पहुंचने का सही नक्शा हाथ में होना, मतलब सही रास्ता पता होना। अच्छा। और सम्यक आचरण है उस नक्शे के हिसाब से सही तरीके से चलना। एक के बिना बाकी 2 अधूरे हैं। सही बात है।
आप यकीन कर ले नक्शा भी हो पर चले ही नहीं तो मंजिल कैसे मिलेगी। बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया, लेकिन आगे चलकर जैन धर्म में एक बड़ा विभाजन भी हुआ। जी। श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो शाखाएं कैसे बनी? ये कहानी भी मगध से ही जुड़ी है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में एक भयंकर अकाल पड़ा जो कहते हैं 12 साल तक चला। 12 साल? हाँ, उस समय जैन संघ के प्रमुख थे भद्रबाहु। वो अपने कुछ अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। जो लोग मगध में रह गए उनके नेता थे स्थूलभद्र। जब 12 साल बाद भद्रबाहु की टोली वापस लौटी तो दोनों गुटों में पहनावे और नियमों को लेकर गहरे मतभेद हो चुके थे। और यहीं से बंटवारा हो गया। हाँ, स्थूलभद्र के अनुयायी जो सफेद कपड़े पहनते थे वे श्वेतांबर कहलाए। अच्छा। और भद्रबाहु के अनुयायी जो ज्यादा कठोर नियमों का पालन करते थे और वस्त्रों का त्याग करते थे वे दिगंबर कहलाए। और बाद में इन सिद्धांतों को व्यवस्थित करने के लिए दो बड़े सभाएं भी हुईं जिन्हें जैन संगीति कहते हैं। हाँ, पहली सभा पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी गुजरात के वल्लभी में। दिलचस्प बात यह है कि जिस दौर में महावीर कठोर तपस्या का मार्ग बता रहे थे, लगभग उसी समय एक और राजकुमार एक अलग रास्ते पर चल रहा था, मध्यम मार्ग, और उनकी कहानी भी यहीं बिहार की धरती से जुड़ी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक राज परिवार में हुआ था। पिता शुद्धोधन शाक्य गण के राजा थे। और उनके जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी। सही कहा। और उनके पिता ने पूरी कोशिश की कि वो सन्यासी न बने। उन्हें महल की 4 दीवारी में हर सुख सुविधा दी गई। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। हाँ, 29 साल की उम्र में जब वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी का कोई रास्ता खोजना होगा। बिल्कुल, और इसी खोज में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोता छोड़कर एक रात घर त्याग दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और ज्ञान की असली खोज बिहार में ही आकर पूरी हुई। हाँ, 6 साल तक वो भटकते रहे, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में वो गया पहुंचे, जिसे आज हम बोध गया कहते हैं। वहां निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन से वो सिद्धार्थ से बुद्ध यानी ज्ञानी बन गए और वो पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया। बुद्ध की शिक्षाओं का सार 4 आर्य सत्य में बताया जाता है। ये सुनने में बहुत गहरा दर्शन लगता है कि संसार दुखमय है। क्या ये सोच उस समय के आम लोगों को निराश नहीं करती होगी, या इसमें कोई उम्मीद की किरण भी थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बुद्ध का पहला सत्य एक डॉक्टर की तरह है जो पहले बीमारी बताता है। वो कहते हैं दुख है। ठीक है। फिर दूसरा सत्य है, वो बीमारी का कारण बताते हैं। दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छा है। ये निराशाजनक लग सकता है, लेकिन फिर तीसरा और चौथा सत्य आता है। बिल्कुल, जो उम्मीद जगाता है। तीसरा सत्य है दुख का निवारण संभव है, और चौथा है निवारण का एक रास्ता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो ये निराशा का नहीं बल्कि उम्मीद का दर्शन है। हाँ, ये कहता है कि समस्या है पर उसका समाधान भी है। और ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? क्या ये बहुत कठिन नियमों का पालन करना है? नहीं, यही बुद्ध के रास्ते की खूबसूरती है। ये मध्यम मार्ग है। ना तो शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना है जैसा कुछ तपस्वी करते थे, और ना ही भोग विलास में डूबना है। अच्छा, मतलब एक संतुलित तरीका। हाँ, इसमें 8 बातें हैं। सही समझ, सही इरादा, सही बोली, सही काम, सही आजीविका, सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान। ये जीवन जीने का एक संतुलित तरीका है। जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म में भी समय समय पर बड़ी सभाएं हुई जिन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं। ये क्यों जरूरी थी? सोचिए, बुद्ध को गुजरे अभी कुछ ही महीने हुए थे। उनके सारे बड़े शिष्य राजगृह की एक गुफा में इकट्ठा हुए। ये तय करने के लिए कि गुरु की शिक्षाओं को कैसे सहेज कर रखा जाए। हाँ, ताकि वो बदले नहीं। माहौल बहुत गंभीर रहा होगा। ये पहली संगीति थी जो अजातशत्रु के समय में हुई। यहीं पर बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्तपिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। और बाकी 3 संगीतियां? दूसरी संगीति 100 साल बाद वैशाली में हुई, जहां नियमों को लेकर भिक्षुओं में पहला बड़ा मतभेद हुआ। अच्छा। तीसरी संगीति सबसे महत्वपूर्ण थी, जो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई। कलिंग युद्ध के बाद
जब अशोक बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे तो उन्हें धर्म के सिद्धांतों को एक जगह पक्का करना जरूरी लगा। और चौथी संगीति कश्मीर में कनिष्क के समय हुई, जहां बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बंट गया। तो एक तरफ बिहार की जमीन पर ये 2 महान दार्शनिक क्रांतियां हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ यहीं से एक राजनीतिक क्रांति भी जन्म ले रही थी, जिसने इन विचारों को एक साम्राज्य की छत्रछाया दी। हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं था कि भारत का पहला साम्राज्य मगध में ही बना। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, लोहा आसानी से मिलता था और गंगा नदी व्यापार और सेना के आने जाने का जरिया थी। एक मजबूत बुनियाद। हाँ, इसी मजबूत बुनियाद पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी तो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने सिर्फ नंदों को ही नहीं हराया, बल्कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और उस हार के बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की और आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा उन्हें सौंप दिया। और इसी संधि के तहत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था। बिल्कुल, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। उसने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में जो लिखा है वो हैरान करने वाला है। क्या लिखा है उसने? मेगास्थनीज लिखता है कि पाटलिपुत्र एक विशाल शहर था और इसका प्रशासन 30 लोगों की एक समिति चलाती थी, जो 6 छोटी-छोटी समितियों में बटी थी। 30 लोगों की समिति? हाँ, हर समिति का अपना काम था। कोई जन्म मृत्यु का हिसाब रखती थी, कोई विदेशियों की देखभाल करती थी, तो कोई बाजार में बिकने वाले सामान की गुणवत्ता जांचती थी। मतलब आज से करीब 2300 साल पहले इतना व्यवस्थित शहरी प्रशासन। सोचिए जरा। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को बनाए रखा। हाँ, यूनानी लेखक उन्हें अमित्र घात कहते हैं, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। उनका सीरिया के राजा एंटियोकस से दोस्ताना रिश्ता था। अच्छा। एक बार उन्होंने एंटियोकस को पत्र लिखकर मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने को कहा था। एक दार्शनिक? हाँ, एंटियोकस ने शराब और अंजीर तो भेज दिए, पर यह कहकर मना कर दिया कि यूनानी कानून के मुताबिक दार्शनिकों को बेचा नहीं जा सकता। और बिंदुसार के बाद गद्दी पर बैठे मौर्य वंश की सबसे महान शासक अशोक। लेकिन कहा जाता है कि उनका सिंहासन तक पहुंचना बहुत खूनी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन हासिल किया था। हालांकि इस बात पर सभी इतिहासकार एकमत नहीं हैं। लेकिन उनके जीवन की जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी कलिंग की लड़ाई, जो 261 ईसा पूर्व में हुई। और इस एक लड़ाई ने एक क्रूर राजा को देवानाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय अशोक बना दिया। बिल्कुल, कलिंग युद्ध में हुए भयानक खून खराबे ने अशोक को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। और इसके बाद उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। हाँ, ये सिर्फ धर्म नहीं था, बल्कि शांति, सहिष्णुता और नैतिक आचरण पर आधारित शासन करने का एक नया तरीका था। और अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का उनका तरीका भी उस जमाने के हिसाब से बहुत अनोखा था। उन्होंने पत्थरों पर अपने आदेश खुदवाए। ये एक क्रांतिकारी कदम था। वो भारत के पहले राजा थे जिन्होंने जनता से सीधे संवाद करने के लिए अभिलेखों का इस्तेमाल किया। वाह! उन्होंने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पूरे साम्राज्य में खंभों और चट्टानों पर अपने संदेश लिखवाए, ताकि हर आम आदमी उन्हें पड़ोस समझ सके। और अपने भाब्रू शिलालेख में तो वो खुद को मगध का सम्राट कहते हैं। हाँ, उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी भी नियुक्त किए, जिनका काम धम्म का प्रचार करना और लोगों की नैतिक भलाई देखना था। मौर्य प्रशासन की बात करें तो वो कितना बड़ा और जटिल था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें क्या पता चलता है? अर्थशास्त्र से पता चलता है कि यह एक बहुत ही केंद्रीकृत और कुशल प्रशासन था। इसे आज की सरकार जैसा समझ सकते हैं। सबसे बड़े अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, जिनकी संख्या 18 थी। ये आज के कैबिनेट मंत्री जैसे थे। हाँ, कह सकते हैं। जैसे समाहर्ता, जो राजस्व यानी टैक्स विभाग का प्रमुख था, और सन्निधाता, जो कोषाध्यक्ष यानी खजाने का मंत्री था। और इन मंत्रियों के नीचे भी अलग अलग विभाग होते होंगे। हाँ, इन तीर्थों के नीचे 27 अध्यक्ष होते थे। ये अलग अलग सरकारी विभागों के, आप कह सकते हैं, सेक्रेटरी या हेड हुआ करते थे। अच्छा, जैसे सीताध्यक्ष कृषि विभाग देखता था, आक्राध्यक्ष खानों का विभाग और शुल्काध्यक्ष व्यापार पर लगने वाले टैक्स का विभाग देखता था।
हर चीज के लिए एक विभाग था। मतलब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था जिसने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखा। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार की जमीन विचारों की एक प्रयोगशाला बनी, जहां जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। और फिर इसी जमीन से मौर्यों ने एक ऐसा विशाल और सुसंगठित साम्राज्य खड़ा किया जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था आज भी हमें हैरान करती है। ये यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे दार्शनिक क्रांति और एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं और साथ साथ पनप सकते हैं। महावीर की तपस्या, बुद्ध का मध्यम मार्ग और अशोक का धम्म, ये सब इसी मिट्टी की उपज हैं जिसने भारत को एक नई दिशा दी। और अब आज की चर्चा के अंत में एक सवाल। अशोक ने अपने संदेशों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों का सहारा लिया ताकि वे सदियों तक टिके रहे। जरा सोचिए, अगर उस युग के शासकों के पास आज की तरह सोशल मीडिया और 24 घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल होते, तो वे अपनी प्रजा और दुनिया के साथ कैसे बात करते? क्या अशोक का धम्म का संदेश और भी असरदार होता, या वो भी आज के शोर में कहीं खो जाता? इस श्रृंखला के चौथे भाग में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने मौर्य साम्राज्य की विशाल प्रशासनिक मशीनरी पर बात की थी। हाँ, और वो सच में एक बहुत ही जटिल और कुशल व्यवस्था थी। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल ठीक वहीं से शुरू होगी जहां एक महान साम्राज्य का अंत होता है। हम देखेंगे कि जब एक बड़ी शक्ति गिरती है तो उस खाली जगह को भरने के लिए कैसी होड़ मचती है। सही कहा। मौर्यों के जाने के बाद भारत में एक बड़ा पावर वैक्यूम बन गया था, और उसे भरने के लिए विदेशी आक्रमणकारी और स्थानीय योद्धा सब मैदान में कूद पड़े, और इसी उथल-पुथल से जन्म हुआ गुप्त साम्राज्य का। ये दौर सिर्फ राजवंशों के बदलने का नहीं, बल्कि सत्ता के चरित्र के बदलने का है। एक तरफ मौर्यों का सेंट्रलाइज सिस्टम टूट रहा है, और दूसरी तरफ छोटी-छोटी नई शक्तियां अपना सिर उठा रही हैं। बिल्कुल। और उत्तर पश्चिम से लगातार नए लोग आ रहे हैं जो सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि अपने साथ नए विचार और नई संस्कृति भी ला रहे हैं। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही डायनामिक, बहुत ही उथल-पुथल वाला लेकिन उतना ही रचनात्मक दौर भी है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए एक कदम पीछे चलते हैं और मौर्य प्रशासन की एक आखिरी झलक देखते हैं। हमारे स्रोतों में मौर्य अधिकारियों की एक लंबी लिस्ट है, जैसे अग्र अमात्य यानी प्रधानमंत्री और कुमा अमात्य जो मुख्य न्यायाधीश हुए। ये तो बस कुछ बड़े नाम हैं। असली कहानी तो छोटे अधिकारियों की लिस्ट में छिपी है। स्रोत बताते हैं कि लगभग 27 अध्यक्ष हुआ करते थे। 27? हाँ, 27। अब ये अध्यक्ष आज के कह सकते हैं कैबिनेट मंत्रियों या डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज जैसे थे। हाँ। हर किसी के पास अपना एक विभाग था। जैसे सीताध्यक्ष खेतीबाड़ी देखता था, पण्याध्यक्ष व्यापार यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री संभालता था, और तो और मुद्राध्यक्ष का काम था पासपोर्ट और करेंसी जारी करना। पासपोर्ट भी? हाँ, ये कोई राजा और उसके सेनापतियों की कहानी नहीं है। ये एक पूरी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसी व्यवस्था थी। यहाँ पर एक बात मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र साफ साफ लिखता है कि खेती में दासों का इस्तेमाल होता था। लेकिन मेगास्थनीज और दूसरे यूनानी इतिहासकार जो उसी समय भारत में थे, वो कहते हैं कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये एक क्लासिक पहेली है और इसका जवाब शायद परिभाषा में छिपा है। मतलब? हो सकता है कि भारत में दासता का मतलब वो नहीं था जो यूनान या रोम में था। वहां दासों के साथ जानवरों जैसा सलूक होता था, वो मालिक की संपत्ति होते थे। अच्छा। शायद भारत में व्यवस्था थोड़ी मानवीय थी, उनके कुछ अधिकार होते होंगे या वो अपनी आज़ादी खरीद सकते होंगे। इसलिए जब यूनानी इतिहासकारों ने इसे देखा तो उन्हें अपनी परिभाषा वाली क्रूर स्लेवरी यहाँ दिखी नहीं। लेकिन कौटिल्य जो यहीं के थे वो व्यवस्था की सच्चाई जानते थे और उन्होंने उसे दर्ज किया। तो ये नजरिए का फर्क है। अच्छा, अर्थव्यवस्था की बात चल ही रही है तो व्यापार और मुद्रा के बारे में क्या खास पता चलता है? व्यापार बहुत ही संगठित था। आजकल जैसे फिक्की या एसोचैम है, वैसे ही तब श्रेणी या निगम नाम के व्यापारिक संघ यानी गिल्ड हुआ करते थे। मतलब ट्रेड यूनियंस की तरह? हाँ, एक तरह से। और ये सब लेन देन सिर्फ बार्टर सिस्टम से नहीं होता था, बाकायदा सिक्के चलते थे जिन्हें पण कहा जाता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, सिक्कों की क्वालिटी चेक करने के लिए एक खास अधिकारी होता था, रूप दर्शक। हाँ, उसका काम ही यही था कि वो देखे कि सिक्के सही धातु के और सही वजन के हैं या नहीं। सोचिए, आज से 2300 साल पहले क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। कमाल है। ये दिखाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था कितनी एडवांस्ड और रेगुलेटेड थी। अच्छा, इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ पाटलिपुत्र से चलाना तो मुमकिन नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं।
उन्होंने साम्राज्य को 5 बड़े प्रांतों में बांट रखा था। हाँ, उत्तरापथ, दक्षिणा होता था। तो ये एक तरह का मिला-जुला मॉडल था। हाँ, ऊपर से कंट्रोल पाटलिपुत्र का, लेकिन प्रांतों को अपने फैसले लेने की काफी आजादी थी। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। जैसे ही मौर्यों की पकड़ ढीली हुई, उत्तर पश्चिम के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। हाँ, विदेशी आक्रमणकारियों की एक लहर के बाद दूसरी लहर आने लगी। और ये कोई एक हमला नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये करीब 200-300 साल तक चलने वाला एक लंबा सिलसिला था। सबसे पहले आए इंडो ग्रीक, यानी वो यूनानी जो सिकंदर के बाद बैक्ट्रिया में बस गए था। फिर शक आए। हाँ, फिर आए शक, जो मध्य एशिया के लड़ाके थे। उनके पीछे पीछे आए पार्थियन, जो ईरान से थे, और आखिर में आए कुषाण, जो शायद सबसे शक्तिशाली थे। तो ये सिर्फ राजाओं का बदलना नहीं था। नहीं, इन आक्रमणों के साथ नए विचार, नई कला और नए देवता भी भारत आए। गांधार कला, जिसमें बुद्ध को यूनानी देवताओं की तरह दिखाया गया, इसी दौर की देन है। भारत का कल्चर हमेशा के लिए बदल गया। तो एक तरफ सरहदों पर ये उथल-पुथल मची थी, और दूसरी तरफ मगध के दिल में, यानी पाटलिपुत्र में क्या हो रहा था? वहां एक तरह की क्रांति हो रही थी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के सामने हत्या कर दी। और खुद राजा बन गया। ये तो एक सैन्य तख्तापलट था। बिल्कुल। पुष्यमित्र एक ब्राह्मण था, और उसके सत्ता में आने के साथ ही मौर्यों की बौद्ध जैन समर्थक नीतियों का अंत हुआ, और एक बार फिर वैदिक परंपराओं को बढ़ावा मिलने लगा। और इसी ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसका जिक्र मिलता है। ये अश्वमेध यज्ञ आखिर होता क्या था? ये सिर्फ कोई पूजा पाठ तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अश्वमेध यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उस दौर का सबसे बड़ा पावर प्ले था। अपनी संप्रभुता का ऐलान करने का तरीका। वो कैसे? राजा एक सजा धजा घोड़ा छोड़ देता था, और उसके पीछे उसकी सेना चलती थी। वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरता, वहां के राजा के पास 2 ही रास्ते होते थे। या तो वो पुष्यमित्र की अधीनता स्वीकार कर ले, या फिर युद्ध करे। सही। ये पूरे देश को एक खुला चैलेंज था कि दम है तो रोक लो। यानी ये एक तरह का राजनीतिक और सैन्य अभियान था। अच्छा, शुंग वंश के बाद तो कण्व वंश को बहुत छोटा सा शासन रहा है ना? हाँ, बहुत छोटा। मुश्किल से 45 साल चला। आप इसे एक ट्रांजिशन पीरियड कह सकते हैं, एक सत्ता के खालीपन को भरने जैसा। और फिर इस पूरे राजनीतिक खालीपन को भरने के लिए एक और महाशक्ति का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य। हाँ, कहा जाता है कि इसकी नींव श्रीगुप्त ने रखी, लेकिन असली खेल तो चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रीगुप्त और उनके बेटे घटोत्कच महाराज की उपाधि इस्तेमाल करते थे, जिससे लगता है कि वो शायद किसी के अधीन छोटे राजा थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि ली महाराजा धीराज की। राजाओं के राजा। बिल्कुल, ये उनके बढ़ते दबदबे और आजादी का सीधा ऐलान था। और उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट राजनीतिक चाल चली। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की। लिच्छवी उस समय एक बहुत शक्तिशाली गणराज्य था। हाँ, तो ये शादी एक महत्वपूर्ण गठबंधन था, जिसने गुप्तों की ताकत और इज्जत दोनों को कई गुना बढ़ा दिया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए उनके बेटे समुद्रगुप्त, जिन्हें वीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन तो फिर भी वाटरलू में हार गया था। स्रोत कहते हैं कि समुद्रगुप्त अपनी जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारे। एक भी नहीं? एक भी नहीं। उनकी जीतों का ब्यौरा हमें प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर खुदी हुई प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेण ने लिखा था। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि उन्होंने उत्तर भारत के 9 राजाओं को जड़ से उखाड़ फेंका और दक्षिण के 12 राजाओं को हराकर उन्हें अपना राज वापस लौटा दिया, बशर्ते वो उनकी अधीनता स्वीकार करें। 1 मिनट, लेकिन क्या हम इन प्रशस्तियों पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? आखिर ये तो दरबारी कवियों ने लिखी थीं। वो तो राजा की तारीफ में जमीन आसमान एक कर देंगे, है ना? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है नहीं। हम इन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ये एक तरह के सरकारी प्रोपेगेंडा की तरह है। तो फिर? लेकिन इतिहासकार बहुत होशियार होते हैं। वो इन प्रशस्तियों की जानकारी को सिक्कों, दूसरे अभिलेखों और साहित्यिक स्रोतों से मिलाते हैं। भले ही हरिशेण ने बड़ा चढ़ाकर लिखा हो, लेकिन इतना तो तय है कि समुद्रगुप्त एक असाधारण सेनापति थे। और सिर्फ सेनापति ही नहीं, उन्होंने श्रीलंका के राजा को बोधगया में मठ बनाने की इजाजत दी। ये उनकी डिप्लोमेसी को दिखाता है। और समुद्रगुप्त के बाद आया गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के समय में। हाँ, उनका दौर गुप्त साम्राज्य का शिखर था। उनकी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि थी पश्चिमी भारत में सदियों से जमे शक राजाओं को हराना। और इसी जीत के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। बिल्कुल, जिसका मतलब होता है सूर्य के समान पराक्रमी। उन्होंने व्यापार के लिए मशहूर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया।
और उन्हीं के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। फाहियान ने क्या लिखा है? फाहियान ने लिखा है कि गुप्त साम्राज्य में लोग खुशहाल थे, अपराध कम थे और प्रशासन बहुत अच्छा था। वो हमारे लिए उस दौर के एक आई विटनेस, मतलब चश्मदीद गवाह की तरह हैं। और दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो लोहे का खंबा है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा, उस पर चंद्र नाम के एक राजा का जिक्र है। क्या वो यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे? ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है। सोचकर देखिए, 1600 साल से वो खंबा खुले आसमान के नीचे खड़ा है, बारिश धूप सब झेल रहा है, पर जंग का एक दाग नहीं। आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। बिल्कुल, ये प्राचीन भारत की मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का एक जीता जागता सबूत है जो आज भी हमें चैलेंज कर रहा है। विक्रमादित्य के बाद आए कुमारगुप्त प्रथम। उनके दौर की सबसे बड़ी देन क्या मानी जाती है? एक शब्द में कहूं तो नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ, उन्होंने ही विश्व प्रसिद्ध नालंदा महाविहार की नींव रखी, जो आगे चलकर प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनी। ये उस दौर का हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड था, जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। चीन, तिब्बत, कोरिया, दक्षिण पूर्व एशिया। कुमारगुप्त का शासनकाल लंबा और ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा, इसीलिए हमें सबसे ज्यादा गुप्तकालीन सिक्के और अभिलेख उन्हीं के समय के मिलते हैं। लेकिन उनके शासन के अंत में मुश्किलें शुरू हो गई और फिर आए स्कंदगुप्त, जिन्हें एक बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ा, हूणों का। हाँ, हूण मध्य एशिया से आए बेहद बर्बर और खूंखार लड़ाके थे। उन्होंने रोम से लेकर ईरान तक बड़े बड़े साम्राज्यों को तहस नहस कर दिया था। तो जब उन्होंने भारत पर हमला किया तो लगा होगा कि गुप्त साम्राज्य का अंत निश्चित है। बिल्कुल, लेकिन स्कंदगुप्त ने उन्हें बुरी तरह हराया और साम्राज्य को बचा लिया। इसीलिए उन्हें अंतिम महान गुप्त शासक कहा जाता है। मुझे ये बात हैरान करती है, एक शासक हूणों जैसे खूंखार आक्रमणकारियों को हरा देता है और फिर उसके तुरंत बाद पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वजह कई थी। एक तो स्कंदगुप्त के बाद के शासक उतने काबिल नहीं थे, लेकिन असली वजह यह थी कि हूणों को हराने की कीमत बहुत बड़ी थी। मतलब आर्थिक रूप से? हाँ, उन लड़ाइयों ने साम्राज्य का खजाना और सेना दोनों को खोखला कर दिया था। आप जंग जीत तो गए, लेकिन देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। हूणों के हमले बार बार होते रहे, जिससे साम्राज्य उभर ही नहीं पाया। और इसी दौर में हमें सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य भी मिलता है। हाँ, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में 510 ईस्वी का एक जिक्र मिलता है, जिसमें उनके एक सेनापति की मौत के बाद उसकी पत्नी के चिता पर बैठने का दुखद वर्णन है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने एक पूरा चक्र देखा। मौर्य साम्राज्य का पतन, एक लंबा दौर जिसमें विदेशी और देसी शक्तियां सत्ता के लिए लड़ती रहीं, और फिर गुप्तों के रूप में एक नई महाशक्ति का उदय, उसका शिखर पर पहुंचना और फिर धीरे धीरे उसका भी अंत हो जाना। ये साफ दिखाता है कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ता है। ये सारे अभिलेख, सिक्के और किताबें हमें राजाओं, उनकी लड़ाइयों और राजधानियों की कहानी सुनाते हैं। लेकिन आम आदमी का क्या? सही, पाटलिपुत्र या उज्जैन में रहने वाले एक आम लोहार, किसान या व्यापारी की जिंदगी पर इन बदलावों का क्या असर पड़ा होगा? क्या पुष्यमित्र शुंग के आने से उसकी पूजा करने का तरीका बदल गया, या समुद्रगुप्त की जीतों से उसके टैक्स में कोई फर्क पड़ा? उसकी रोजमर्रा की दुनिया इन बड़ी बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल से कितनी और कैसे बदल रही थी? ये वो कहानी है जिसके जवाब हमें ये शाही दस्तावेज शायद ही कभी पूरी तरह से दे पाएं। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के प्राचीन इतिहास पर अपनी श्रृंखला के आखिरी पड़ाव पर हैं। हाँ बिल्कुल, और ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। दिलचस्प क्यों? क्योंकि यहाँ एक महान साम्राज्य की शाम ढल रही है और कई नई कहानियां, नई शक्तियां जन्म ले रही हैं। उथल पुथल भी है और नई संभावनाएं भी। सही कहा। पिछली बार हमने शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के बारे में बात की थी। आज हम उसके बाद की कहानी को समझेंगे, जब गुप्तों की पकड़ ढीली पड़ रही थी और कह सकते हैं कि एक राजनीतिक खालीपन सा आ गया था। और उस खालीपन को भरने के लिए कई ताकतें मैदान में उतर रही थीं। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये दौर संस्कृति, ज्ञान और कला के भविष्य को भी तय करने वाला था। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसी दौर की परतें खोलकर दिखाते हैं। एक तरफ कालिदास और आर्यभट्ट जैसी हस्तियों की बौद्धिक विरासत है, तो दूसरी तरफ पुष्यभूति, पाल और कर्नाट जैसे नए राजवंशों का उदय और उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई। तो चलिए इस दिलचस्प दौर की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के बाद बिहार का नक्शा कैसे बदला। जरूर, हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ नालंदा जैसे ज्ञान के केंद्र पूरी दुनिया में चमक रहे थे
और दूसरी तरफ कन्नौज शहर पर कब्जे के लिए हिंदुस्तान की 3 सबसे बड़ी शक्तियां मतलब 100 साल तक लड़ती रहीं। तो शुरुआत कहाँ से करें? क्या गुप्तों के जाने के बाद उनकी जो विरासत थी वो भी खत्म हो गई? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, साम्राज्य तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन विचार और ज्ञान वो जिंदा रहते हैं। गुप्त काल की सबसे बड़ी देन उनकी राजनीतिक ताकत नहीं, बल्कि उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत थी। आप कालिदास जैसे साहित्यकारों की बात कर रही हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ये नाम तो आज भी हर कोई जानता है। हाँ, और सोचिए, ये उस दौर की रचनाएं हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस समाज के आत्मविश्वास को दिखाती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा मतलब एक तरह से क्रांतिकारी काम विज्ञान के क्षेत्र में हुआ। आर्यभट्ट, हाँ, जिनका काम करने का मुख्य केंद्र पाटलिपुत्र के पास ही था। उन्होंने दुनिया को दशमलव प्रणाली की समझ दी। आज की हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, पूरी टेक्नोलॉजी उसी खोज पर खड़ी है। ओहो, और कला का क्या? स्रोतों में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को कला का बड़ा संरक्षक बताया गया है। मुझे सबसे दिलचस्प ये लगता है कि समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बिल्कुल, एक सम्राट जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, हाँ। वो अपनी पहचान एक संगीतकार के रूप में भी दर्ज करा रहा है। ये कमाल की बात है। हाँ, और यही गुप्त काल की खूबसूरती है। ये दिखाता है कि शक्ति का मतलब सिर्फ युद्ध जीतना नहीं था। कला, संगीत, साहित्य, ये सब एक महान शासक की पहचान का हिस्सा थे। इसका सबसे ठोस सबूत हमें भागलपुर के पास सुल्तानगंज से मिली बुद्ध की तांबे की मूर्ति में मिलता है। ओह हाँ, वो 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा। 7.5 फीट ऊंची, एक ही सांचे में ढाली गई। वो उस दौर की धातु कला और इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना है जिसे देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। तो जब इतना शानदार सांस्कृतिक दौर चल रहा था, तब राजनीतिक तौर पर गुप्त वंश कमजोर क्यों हुआ और उनकी जगह किसने ली? स्रोतों में पुष्यभूति वंश का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, जब पाटलिपुत्र में केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक जो पहले गुप्तों के अधीन थे वो सिर उठाने लगे। इन्हीं में से एक थे पुष्यभूति, जिन्होंने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, आज के हरियाणा में। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस वंश की बात करते हैं तो एक ही नाम गूंजता है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, सही कहा। उनके बारे में हमें इतना कुछ कैसे पता है? क्योंकि हमारे पास 2 बहुत मजबूत स्रोत हैं। एक है उनके दरबारी कवि बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित लिखी, और दूसरे हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिन्होंने उस दौर के भारत का आंखों देखा हाल लिखा है। हर्षवर्धन ने उस बिखराव को एक बार फिर से समेटने की कोशिश की थी, और उन्होंने अपनी राजधानी भी थानेश्वर से कन्नौज बदली। हाँ, एक बड़ा रणनीतिक कदम लगता है। ये सिर्फ रणनीतिक नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था। हर्षवर्धन ये दिखा रहे थे कि अब सत्ता का केंद्र वो तय करेंगे, पुराना गुप्त केंद्र पाटलिपुत्र नहीं। अच्छा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। थानेश्वर उनके परिवार का गढ़ था, जबकि कन्नौज पर कब्जा बनाए रखना हमेशा एक चुनौती रही। तो ये एक महत्वाकांक्षी लेकिन जोखिम भरा कदम था। और उनकी शक्ति की सीमा क्या थी? क्या वो पूरे भारत को जीत पाए थे? नहीं, उनका साम्राज्य उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। जब उन्होंने दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश की तो नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। हाँ, और ये हार उस दौर की एक बहुत बड़ी घटना थी। इसने तय कर दिया कि भारत की राजनीति में दक्षिण एक अलग और बराबर की ताकत रहेगा। आपने ह्वेनसांग का जिक्र किया। क्या वो अकेले चीनी यात्री थे जो उस समय भारत आए? नहीं, ये एक सिलसिला था। ह्वेनसांग से पहले फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग भी समुद्री रास्ते से भारत पहुंचे। तो ये यात्राएं क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि उस दौर में भारत और खासकर बिहार का नालंदा महाविहार ज्ञान का एक ग्लोबल हब था। सोचिए, ह्वेनसांग ने खुद 5 साल नालंदा में रहकर पढ़ाई की थी। ये दिलचस्प है कि जब उत्तर भारत में हर्षवर्धन का दबदबा था, तब भी मगध यानी बिहार के दिल में गुप्त नाम जिंदा था। इन्हें परवर्ती गुप्त कहा गया है। ये कौन थे? ये मुख्य गुप्त साम्राज्य की ही एक शाखा थे, जो अपनी पहचान बनाए रखने के लिए एक तरह से संघर्ष कर रहे थे। इनका लगातार कन्नौज के मौखरी वंश से झगड़ा चलता रहता था। तो मतलब हर्षवर्धन की बड़ी कहानी के नीचे ये छोटी छोटी लड़ाइयां भी चल रही थीं। बिल्कुल।
इनके आखिरी शासक जीवित गुप्त द्वितीय के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये घटती हुई ताकत थे। तो उत्तर भारत में जहां हर्षवर्धन थे, वहीं गंगा के पूर्वी मैदानों में यानी बिहार बंगाल में एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा दिलचस्प राजनीतिक प्रयोग चल रहा था, पाल वंश। पाल वंश का उदय भारतीय इतिहास की एक अनोखी घटना है। आमतौर पर सत्ता या तो तलवार के दम पर मिलती है या विरासत में। हाँ, लेकिन स्रोत बताते हैं कि उस समय बंगाल और बिहार में इतनी अराजकता थी जिसे मत्स्य न्याय कहा गया। मत्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है वाली स्थिति। तो उस हालात को खत्म करने के लिए समाज के सरदारों ने खुद एक योग्य सेनापति गोपाल को अपना राजा चुन लिया। ये तो कमाल है। मतलब ये एक तरह का चुनाव था। हाँ, चुनाव जैसा ही। ये उस दौर की हताशा और स्थिरता की चाह को दिखाता है, और गोपाल ने इस भरोसे को सही साबित किया। उन्होंने बिहार शरीफ के पास ओदंतपुरी में एक बौद्ध विहार बनवाया, जो दिखाता है कि उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ था। बिल्कुल। उनके बाद आए उनके बेटे धर्मपाल, जो इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। धर्मपाल ने तो भागलपुर में विक्रमशिला महाविहार की भी स्थापना की थी, है ना? हाँ, और विक्रमशिला जल्द ही नालंदा के बाद बौद्ध शिक्षा का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया। धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को भी 200 गांव दान में दिए थे ताकि उसका खर्च चलता रहे। मतलब ये शासक जानते थे कि असली ताकत ज्ञान से आती है, शिक्षा से आती है। सही कहा। और ये सिर्फ स्थानीय नहीं था। अगले शासक देवपाल के समय सुमात्रा यानी आज के इंडोनेशिया के एक राजा बलदेवपुत्र ने नालंदा में एक मठ बनवाया था। अच्छा। और देवपाल ने उस मठ के रखरखाव के लिए 5 गांव दान में दिए। जरा सोचिए, इंडोनेशिया का एक राजा बिहार में मठ बनवा रहा है और यहाँ का राजा उसे संरक्षण दे रहा है। ये तो उस समय के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल कल्चरल जोन था। पाल काल की एक और खास बात बताई गई है, कांसे की मूर्तियों की एक बहुत ही उन्नत शैली। इसमें धीमन और बिटपाल 2 कलाकारों का नाम आता है। हाँ, पालकालीन कांसे की प्रतिमाएं अपनी कलात्मक बारीकी के लिए मशहूर है। नालंदा और कुम्हारार से जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि ये मूर्तियां सांचे में ढालकर बनाई जाती थीं, जो उस समय की तकनीकी महारत को दिखाता है। सही कहा। कला, धर्म और कूटनीति, पाल वंश इन तीनों का एक शानदार संगम था। पाल वंश के साथ साथ बिहार के एक और हिस्से में एक महत्वपूर्ण वंश उभर रहा था, मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश। हाँ, जब बिहार और बंगाल में पालों का राज था, तब मिथिला यानी आज के तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसकी स्थापना नान्यदेव ने की थी और उनकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। मिथिला के इतिहास में इस दौर को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। उनका संघर्ष कैसे चलता था? इनका मुख्य संघर्ष बंगाल के सेन शासकों से था, जो पालों के बाद सत्ता में आए, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा खतरा तुर्क आक्रमणकारी बने। बख्तियार खिलजी? हाँ, इसी वंश के राजा नरसिंह देव के समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया और नालंदा, विक्रमशिला जैसे ज्ञान के केंद्रों को तबाह कर दिया। कैसे हुआ? इस वंश के आखिरी बड़े शासक हरि सिंह देव थे, जो एक महान समाज सुधारक भी माने जाते हैं। लेकिन 1324 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर चढ़ाई की। अच्छा। उसी अभियान के दबाव में हरि सिंह देव को भागकर नेपाल की तराई में शरण लेनी पड़ी और धीरे धीरे इस वंश का अंत हो गया। हमने हर्षवर्धन के समय कन्नौज के महतला की बात की थी। ऐसा लगता है कि ये शहर सत्ता का ऐसा केंद्र बन गया था जिसे हर कोई हासिल करना चाहता था। बिल्कुल। और इसी चाहत ने एक बहुत लंबी और विनाशकारी लड़ाई को जन्म दिया, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। हाँ, त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये नाम इसे पूरी तरह से परिभाषित करता है। ये उस दौर की 3 सुपर पावर्स के बीच की लड़ाई थी। 3? कौन कौन सी? पूर्व से बंगाल बिहार के पाल, पश्चिम से गुजरात राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट। 3 अलग-अलग दिशाओं से 3 बड़ी ताकतें एक ही शहर के लिए लड़ रही थीं। इस लड़ाई को शुरू किसने किया? हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत पाल शासक धर्मपाल ने की थी। उन्होंने कन्नौज पर हमला करके अपने एक व्यक्ति को गद्दी पर बिठा दिया। बस यहीं से वो आग लगी जो अगले 100 साल तक सुलगती रही। 100 साल तक? हाँ, ये कोई 1-2 साल की लड़ाई नहीं थी, ये पीढ़ियों तक चली। इसमें पासा लगातार पलटता रहा। सोचिए, राष्ट्रकूट दक्षिण से हजारों किलोमीटर चलकर आते, कन्नौज पर कब्जा करते।
लेकिन वो ज्यादा दिन उत्तर भारत में रुक नहीं पाते होंगे। बिल्कुल नहीं। और जैसे ही वो वापस जाते, पाल और प्रतिहार फिर से भिड़ जाते। कभी पालों का पल्ला भारी लेता तो कभी प्रतिहारों का। ये उत्तर भारत के इतिहास का शायद सबसे उथल-पुथल भरा दौर था। तो आखिर में इस लंबी और थका देने वाली लड़ाई का नतीजा क्या निकला? कौन जीता? यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। 100 साल तक भारत की 3 सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे का खून बहाती रहीं। अंत में गुर्जर प्रतिहारों को कन्नौज तो मिल गया, लेकिन ये एक खोखली जीत थी। खोखली जीत मतलब इस लड़ाई ने तीनों साम्राज्यों की कमर तोड़ दी। उनकी सैन्य और आर्थिक शक्ति इतनी खत्म हो गई कि जब बाद में महमूद गजनवी जैसे विदेशी आक्रमणकारी आए तो कोई भी उनका मजबूती से सामना नहीं कर सका। एक तरह से इस संघर्ष ने उत्तर भारत के पतन की जमीन तैयार कर दी। तो आज हमने गुप्त साम्राज्य के ढलते सूरज के बाद बिहार और उत्तर भारत के इतिहास की एक झलक देखी। हमने हर्षवर्धन के साम्राज्य को समझा, ज्ञान के संरक्षक पाल शासकों और मिथिला के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर्नाट वंश को जाना। और हमने ये भी देखा कि कैसे सत्ता के केंद्र के रूप में उभरे कन्नौज शहर के लिए एक सदी तक चलने वाला एक भयानक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें बिहार के पाल शासकों ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी। ये दौर बेशक राजनीतिक उथल-पुथल का था, लेकिन ये भी साफ है कि इन सब के बीच बिहार शिक्षा, कला और संस्कृति का एक धड़कता हुआ दिल बना रहा। बिल्कुल। नालंदा और विक्रमशिला जैसे नाम सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थे, वे दुनिया भर के ज्ञान के प्यासे लोगों के लिए रोशनी के मीनार थे। यह प्राचीन बिहार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण समापन अध्याय है, जो हमें मध्यकाल की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। हाँ, एक युग का अंत हो रहा था और एक नए युग की आहट सुनाई दे रही थी। थोड़ा रुककर यहाँ एक विचार छोड़ने जैसा है। हमने देखा कि कैसे कर्नाट वंश का अंत तुगलक के अभियानों से जुड़ा है। यह सोचने वाली बात है कि जब एक क्षेत्रीय शक्ति का अंत होता है और एक सल्तनत का प्रभाव बढ़ता है, तो उस क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना में किस तरह के स्थायी बदलाव आते होंगे, जिनकी गूंज शायद आज भी उस इलाके की पहचान में सुनाई देती है।